हेलो एवरीबॉडी, आई एम शीला गुप्ता और आज हम आपको क्लास 6 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कॉपी परचेस कर लिए होंगे, बुक परचेस कर लिए होंगे और लिखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज के क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को लिखाने जा रही हूँ। ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं, नीट एंड क्लीन। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आप जब भी स्कूल आएंगे तो हम आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसके पहले आप लोग कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए अगर किसी ने नहीं बनाया हो तो। बाकी जो बना रहे हैं बच्चे उसका बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा दिए थे, ठीक, और मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस का आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस के ना आगे पीछे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम, मतलब भारत का नाम इंडिया रखा गया तो इंडिया नाम कैसे पड़ा। ठीक, देखिए, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा ये आप लोगों को पता है, कैसे पड़ा, राजा भरत के नाम पे। लेकिन भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए। लुक, द नेम इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर सिंधु इन संस्कृत। देखिए, सिंधु नदी जो कि भारत की इंडस नदी जो कि कहाँ है, उत्तरी साइड में जम्मू कश्मीर के आसपास। ठीक है, वहाँ पे इंडस नदी है और इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है और आज भी इसको सिंधु ही कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़े बहुत जीके का नॉलेज भी लेते चलिए। ठीक है, वैसे भी SST जीके की तरह ही होता है। ठीक है, तो देखिए, तो भारत का जो नाम पड़ा वो सिंधु नदी, जिसको कि इंडस नदी भी कहते हैं, इंडस के नाम से ही ओरिजिनेट हुआ। किसने ओरिजिनेट किया, देखिए, द ग्रीक प्रोनाउंस। ठीक है, ग्रीक भाषा में इंडस को क्या कहते हैं, इंडे कहते हैं। ठीक, द ग्रीक प्रोनाउंस इट एज इंडस। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ग्रीक थे यानी ग्रीक के रहने वाले थे वो इस इंडस नदी को क्या कहते थे, इंडोस कहते थे। INDOS, इंडोस कहते थे। ठीक, एंड देन द वर्ड इंडिया, तो जो इंडस को इंडोस कहते थे, इसी इंडोस से निकल के क्या आया, इंडिया। ठीक, सिंधु नदी जिसको कि इंडस नदी भी कहते हैं, ग्रीक वालों ने इसी इंडस नदी को इंडोस वर्ड यूज़ किया और इसी इंडोस वर्ड से इंडिया नाम की उत्पत्ति होती है। ठीक, सेकेंड इसका रीजन है, देखिए, इंडिया हिंदू द फ्रेंच। ठीक है, हिंदुओं को जो है फ्रेंच में क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच में जो है हिंदू को खासकर किस वर्ड की बात करें, हिंदू को कहते हैं इंडे। या आपके बुक में नहीं आंसर मैं अपने लिखवा रही हूँ जो मुझे जानकारी है। इंडे प्रोनाउंस एंड द। ठीक है, यानी कि इसको जो है द का प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउंस समझते हैं ना, उच्चारण। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, तो इंग्लिश वर्ड में देखिए, फ्रेंच जो है, फ्रेंच और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एक दूसरे से काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं ये लोग। ठीक है, तो जो फ्रेंच वर्ड है हिंदू को इंडे कहते हैं, जो कि इंडे का प्रोनाउंस द होता है, तो जो वर्ड इंडिया होता है वो इंग्लिश से निकल कर आता है। दो इसमें है फ्रेंच, फ्रेंच इसका मतलब ये होता है इंडे, लेकिन जब इंग्लिश में इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, इंडिया। जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखेंगे हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड है ना, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का जो उसका हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, जानकारी या ज्ञान या जांच पड़ताल करना, तो उसी से मिलकर क्या बन गया है, हिस्ट्री बन गया है। तो सेम इंडिया का भी यही फंडा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द वेज बाई विच वी कुड नो अबाउट आवर पास्ट, मतलब हमें उसके बारे में बताइए जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका आंसर, अब इसका आंसर देखिए, हमें कैसे अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि जो बीत चुका है, जो बहुत पहले था, वो हमें कैसे नॉलेज मिली है। हम तो उस वक्त थे नहीं, तो कैसे हमें पता चला उस चीज़ के बारे में।
देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट। बहुत से रास्ते हैं जिसके द्वारा हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। आगे, वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर पास्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आवश्यकता है हमारे जो पास्ट के रिकॉर्ड हैं उनको देखने की, उनको पढ़ने की, उनको सुनने की। ठीक, these records are known as sources of history। अब इन रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के साधन, इतिहास को जानने के साधन या साक्ष्य। ठीक, आइए, सम ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, उनमें से कुछ रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आर रिटेन ऑन लिटरेरी मटेरियल, यानी कि उन रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो अरबी भाषा में हो, फारसी भाषा में हो, संस्कृत भाषा में हो, यूनानी भाषा में हो, ग्रीक भाषा में हो, चाइनीज़ भाषा में हो, व्हाट्सएवर, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बस एविडेंस मिलते हैं। ठीक, आगे, एंड सब आर डिगा, और कुछ क्या करके खुदाई करके निकाले गए हैं। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं देखिए बेटो, क्या है, क्या क्लास 6 है, आंसर इसके बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर, अभी आप फर्स्ट टाइम 5th से 6 में आ रहे हो और अभी आप जितना हिस्ट्री के बारे में जानते भी नहीं हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के जो आंसर है उसको कंसाइज करके हम आप लोगों को लिखवाएँ। ठीक है, चलिए आइए, तो देखिए कौन कौन से रिकॉर्ड है। पहला कौन सा, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि खुदाई, जो खुदाई करते हैं, खुदाई में जो मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आर्कियोलॉजिकल में आ जाता है, और आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है पुरातत्व। ठीक है, आगे, अब देखिए सोर्सेज कौन, जैसे खुदाई मान लीजिए की जाए, खुदाई में हमको कॉइन मिल गया, ठीक है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, शीशे के सिक्के। तो ये जो सिक्के मिलते हैं ना, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, उस पर कोई ना कोई स्टम्प लगा होता है। ठीक है, स्टम्प लगा होता है, कोई राजा अपना फोटो लगवा लिया, कोई किसी को प्रतीक, जैसे कोई लक्ष्मी जी का लगवा लिया, कोई पशुपति यानी कि भगवान शिव का लगा लिया, तो ये स्टम्प लगवाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि पुराने समय की जानकारी मिलती है कि हाँ, ये सिक्के जो है इस शासनकाल में चलता था, और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, उस समय इस जो ये सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए जाते थे, चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट टूल्स, औजार। ठीक है, देखिए पहले के लोग, जैसे हम भी तो टूल्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे ये क्या है, एक प्रकार का टूल्स ही तो है, देखा जाए टूल्स ही है। ठीक है, मटेरियल भी यूज़ करते हैं, बट लिखने का काम आया तो उस समय भी लोग खुदाई करने के लिए क्या कहते हैं, पशुओं को मारने के लिए चीज़ों का यूज़ करते थे, टूल्स औजार का तो यूज़ करते थे। ठीक है, तो टूल्स के माध्यम से भी हमें पास्ट की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पॉटरी। पॉटरी मतलब क्या, बर्तन। भाई हम लोग तो किसी बर्तन में खाना बनाते हैं, खाते हैं, ऑब्वियसली ये वो लोग भी किसी बर्तन में, ऐसा नहीं पत्ते में खाना बनाएंगे तो आग से जल जाएगा, तो वो लोग भी किसी न किसी बर्तन का यूज़ करते होंगे। वो अलग बात है कि उनका बर्तन मिट्टी का होता था या किसी मटेरियल का होता था, वो मैटर नहीं करता, बट बर्तन तो पाए गए हैं। ठीक, खासतौर से अगर जब मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे बर्तन मिले थे, छोटे छोटे मिट्टियों के बर्तन मिले थे, तो उससे पता चलता है कि हाँ, उस समय की सभ्यता किस सिविलाइजेशन में कितनी डेवलपमेंट रही होगी, उस समय के लोग इतना नॉलेज रखते थे। ठीक, आगे मॉन्यूमेंट। देखिए जब कहीं आप देखो कहीं मंदिर होता है, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ पूरी खुदाई की होगी, उसमें छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, कुछ लिखा होता है ना, जैसे मॉन्यूमेंट भी होता है। जैसे अगर प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग देखना चाहते हैं तो ताजमहल देख लीजिए, दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, ये सब तो हमारी सभ्यता। अभी जो राम मंदिर का उसमें जब खुदाई हुआ था, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, जब उसमें खुदाई हुआ तो क्या हुआ था, उसमें गरुड़ की मूर्तियाँ मिली थी, बड़े बड़े खम्भों में गरुड़ की मूर्तियाँ, स्वास्तिक के चिन्ह बने थे, ओम बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी हमको कैसे पता चलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ठीक है, फॉसिल रिमेन्स होता है
कि बहुत जब सभ्यता बीत गई है उस पर दर पतन कुछ न कुछ चढ़ता चला गया, बाढ़ आया, तूफान आया, उसमें चीज़ें दब गई, जल गई, उसके कुछ अवशेष मिल जाए, मतलब जले हुई चीज़ों के कुछ अवशेष मिल जाए, वो क्या होता है, फॉसिल रिमेन्स होता है। ठीक, अब देखिए ये तो आपका आर्कियोलॉजिकल का हो गया, ये सारे पॉइंट्स मोनूमेंट फॉसिल, ये आपके आर्कियोलॉजिकल मतलब जब खुदाई होती है तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। अब देखिए अब होता है लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है, बिल्कुल जो कि क्या होगा, लिखे हुए फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट वो होते थे जैसे कि पहले जिस आज हम पेपर पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, पहले के लोगों के पास तो पेजेस नहीं हुआ करते थे, पेपर नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग कैसे लिखते थे, क्या वो लोग नहीं लिखते थे, ऑब्वियसली वो लोग लिखते थे, पर वो लोग लिखते किसमें थे, तो बार्स के पेपर पे लिखते थे। बार्स मतलब छाल, हिमालय पर्वत पे एक छाल पाया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े पत्ते टाइप का छाल होता है, उस पर वो लोग लिखा करते थे। ठीक, कपड़ों पे लिखा करते थे, तो उस समय भी लोग क्या करते थे, लिखते थे। हाँ, अलग बात है कि वो चीज़ें अब जो है हम लोगों के पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, कहीं सड़ गल गया है, तो कहीं वो चीज़ें अब दिमाग खा गई, नष्ट हो गया है, पूरी तौर पर ही, पर हाँ कुछ पार्ट उसके हम लोगों को अभी भी मिले हुए हैं, उसके द्वारा हम लोग पढ़ते। जैसे आप देख लीजिए नोटिस की अर्थशास्त्र जो कॉर्नेल ने लिखा था, वो पत्तों पर उन्होंने लिखा था, तो वो जो है हमें स्टोरी है जो वहाँ से वो चीज़ एविडेंस ला के देते हैं। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो कि चीज़ों को इनग्रेव्ड कर दिया जाता है। इनग्रेव्ड समझते हैं, जैसे मान लीजिए है कोई व्यक्ति मरा, ठीक, उसको दफना दिए, उसकी समाधि पे कुछ लिख दिए। खासतौर से मुसलमानों में आप नोटिस करते होंगे कि जैसे शेरशाह सूरी मरा, अकबर मरा, शाहजहाँ मरा, जहांगीर मरा, तो इन लोगों को जब दफनाया गया तो उनके जो उसमें होते हैं टॉम्ब होते हैं, टॉम्ब पे आप देखते हैं कुछ लिख दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी आप लोग देखते होंगे कि टॉम्ब पे कुछ लिख दिया जाता है, वो क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक, आगे देखिए रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज का। तो रिलीजियस होते हैं, जैसे आपको पता है हमारे देश में कितने वेद हम लोग मानते हैं, 4 वेद हैं, ठीक है, पुराण है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, तो ये लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में, यानी धार्मिक साहित्यिक साधन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अपने पुराणों के बारे में पढ़ते हैं कि भगवान राम आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, ठीक है, हमारे 4 वेद हैं, वेदों में हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, अथर्ववेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, प्राचीन वेद सबसे जैसे ऋग्वेद है। हाँ, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, धर्म यज्ञ कैसे किया जाता है, अनुष्ठान कैसे किया जाता है, उपनयन संस्कार कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब नॉन लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। नॉन लिटरेरी सोर्सेज वो होता है जो कि कोई राइटर, ठीक है, किसी कोर्ट में कोई राजा के संरक्षण में कोई राइटर हो और वो उस राजा के बारे में लिखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हर्षचरित लिखा गया, पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ठीक है, और बाणभट्ट ने बहुत कादम्बरी वगैरह लिखा, पंचतंत्र की कहानियाँ हुई जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा, तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा। तो ये सारी एविडेंस जो मिलती है वो किस में आती है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। ठीक है, तो ये जो सारे साक्ष्य मिलते हैं ये जो है हमें बताते हैं कि उस समय के जो इतिहास रहे होंगे, उस समय का जो इतिहास है वो कैसा रहा होगा, कितने लोग, क्या लोगों में डेवलपमेंट आई और क्या कहते प्रॉब्लम्स हुआ। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक, और आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोगों को आज का वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग इसको बार बार देखते रहिए, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करते जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने बुक परचेस नहीं किया है, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ परचेज द बुक एंड कॉपीज़, क्योंकि कॉपी आपके घर से कलेक्ट की जाएगी और मैं चेक करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो बचे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।